जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का। तो साथियों, आज है संडे और संडे में जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग फटाफट रिवीजन करते हैं। तो फटाफट रिवीजन की इस सीरीज़ में हम लोग आज लेके आ गए हैं 50 क्वेश्चन। जो क्वेश्चन अब तक हम लोगों ने पढ़ा है उन्हीं में से 50 क्वेश्चन लेके आए हैं। तो चलिए आज बिल्कुल भी एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे और फटाफट हम लोग जवाब देते चलेंगे। तो साथियों, आप लोग पेन कॉपी लेके बैठे और अपना स्कोर को काउंट करते चले और अंत में आप लोगों को बताना है कि 50 में से आपका कितना स्कोर हुआ। तो चलिए शुरू करेंगे। इसी तरह से हर संडे को हम लोग क्या करेंगे, फटाफट रिवीजन करेंगे। तो चलिए पहले प्रश्न से देखिए फटाफट आप लोग कि गाड़ी के साइड मिरर में किस दर्पण का उपयोग होता है, बताइए आप लोग। गाड़ी के साइड मिरर में किस दर्पण का उपयोग होता है? तो देखिए साथियों, आपका गाड़ी के साइड मिरर में किसका होता है? उत्तल दर्पण का इस्तेमाल होता है। किसका? उत्तल दर्पण का इस्तेमाल होता है। गाड़ी के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का इस्तेमाल होता है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगर आप लोगों को फटाफट लगे तो आप लोग उसको रोक करके तब उसका आंसर देने का कोशिश कीजिएगा। चलिए इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न में। आज कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, बस फटाफट जवाब होगा। देखिए अगला प्रश्न है आपका कि सोलर कुकर में किसका प्रयोग होता है, बताइए। क्या अवतल दर्पण का, या उत्तल दर्पण का, या समतल दर्पण का, या प्रिज्म का? तो बताइए साथियों। तो देखिए आपका सोलर कुकर में आपका हो जाएगा किसका? अवतल दर्पण का इस्तेमाल हो जाएगा। किसका? अवतल दर्पण का इस्तेमाल हो जाएगा साथियों, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो चलिए इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलेंगे इसके बाद अगले प्रश्न में चलेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न फटाफट देखिए। आज हम लोग को 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो देखिए अगला प्रश्न आपका क्या है कि दंत चिकित्सा यानी दांत के जो डॉक्टर होते हैं के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, बताइए। तो क्या वो आपका दंत चिकित्सा समतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं, या उत्तल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं, या अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं, या प्रिज्म का इस्तेमाल करते हैं? बताइए साथियों क्या जवाब होगा। तो देखिए साथियों, जो दंत चिकित्सा होता है ना, या फिर ENT जो डॉक्टर होते हैं वो आपका किसका इस्तेमाल करते हैं? वो आपके अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। किस दर्पण का? अवतल दर्पण का। ध्यान रखिएगा आप लोग। इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा साथियों? सी हो जाएगा। चलेंगे इसके बाद अगले प्रश्न में चलेंगे फटाफट। देखिए 3 के बाद चौथा प्रश्न है आपका। देखिए चौथा प्रश्न आपका क्या है कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, बताइए। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? क्या 1.33 होगा, या फिर 1.52 होगा, या फिर 2.42 होगा, या फिर वो 3.14 होगा? बताइए साथियों हीरा का अपवर्तनांक कितना है। तो देखिए साथियों, हीरा का अपवर्तनांक कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 2.42 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2.42 हो जाएगा। इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी तरह से आप लोग अपना स्कोर काउंट करते चले और लास्ट में आप लोग बताइएगा कि कितना आप लोग का स्कोर हुआ साथियों। चलेंगे इसके बाद अगले प्रश्न में। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या है कि निकट दृष्टि दोष के लिए किस लेंस का उपयोग होता है, बताइए। क्या उसका उत्तल लेंस का इस्तेमाल होता है, या अवतल लेंस का इस्तेमाल होता है, या समतल दर्पण का इस्तेमाल होता है, या फिर प्रिज्म का इस्तेमाल होता है? बताइए साथियों। निकट दृष्टि दोष है, निकट दृष्टि इसके लिए किस लेंस का इस्तेमाल होगा? तो देखिए प्रिय साथियों, निकट दृष्टि दोष के लिए आपका क्या हो जाता है? अवतल लेंस का इस्तेमाल। किसका? अवतल लेंस का इस्तेमाल हो जाता है। किसका साथियों? अवतल लेंस का इस्तेमाल होता है। तो इस सवाल का आपका जवाब हो जाएगा बी हो जाएगा। चलेंगे इसके बाद अगले प्रश्न में। इसके बाद चलते हैं अगला प्रश्न में। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या है कि फेरस सल्फेट का सूत्र क्या होगा? फेरस सल्फेट का सूत्र क्या होगा? क्या FeCl, या फिर FeSO4, या फिर Fe2O3, या फिर FeNO3 का होल 3? तो देखिए साथियों, फेरस सल्फेट बोला था तो सल्फेट को आपको पहचानने का तरीका क्या है? लास्ट में SO हो जाएगा। तो देखिए साथियों, फेरस सल्फेट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, यानी FeSO4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? FeSO4। ये हो जाएगा आपका फेरस सल्फेट हो जाएगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो बोलिए आज का जो सीरीज़ है फटाफट सीरीज़ आप लोगों को कैसा लग रहा है? चलेंगे इसके बाद अगले प्रश्न में। देखिए साथियों, हम लोग पूरा हफ्ता पढ़े, उसके बाद देखिए हर संडे को हम लोग क्या करेंगे? फटाफट एक्सप्लेनेशन, सिर्फ नो एक्सप्लेनेशन, ओनली क्वेश्चन आंसर। चलिए अगला प्रश्न आपका है कि हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है, बताइए। क्या RBC का है, या WBC का है, या पट्टिकाणु का है, या फिर जीव द्रव्य का है? फटाफट बताइए साथियों, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो देखिए साथियों, हीमोग्लोबिन जो है वो आपका किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो आपका क्या हो जाएगा? RBC का हो जाएगा। किसका हो जाएगा साथियों? RBC का वो महत्वपूर्ण घटक है। RCB नहीं बल्कि RBC, ध्यान रखिएगा। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलेंगे इसके अगले प्रश्न में। 7 के प्रश्न के 8 में चलेंगे। देखिए 8 जो है आपका कि नवजात शिशु है के लिंग का निर्धारण किससे वंशागत हुए गुणसूत्र द्वारा किया जाता है? देखिए जो एक बच्चा दुनिया में आता है उसका लिंग का निर्धारण किससे किया जाता है? क्या माता से, या फिर पिता से, या फिर माता की माता से, या फिर पिता का पिता से? बताइए साथियों। तो देखिए एक बच्चे का निर्धारण कौन करता है? पिता करता है। कौन करता है साथियों? पिता करता है। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलेंगे 8 के बाद प्रश्न संख्या 9 में चलेंगे।
देखिए 9वां प्रश्न आपका है कि संगमरमर का रासायनिक फॉर्मूला क्या है बताइए। संगमरमर का रासायनिक फॉर्मूला क्या हो जाएगा? क्या CaCO3 हो जाएगा, या फिर CaOH का होल 2 हो जाएगा, या फिर कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा, या इनमें से कोई नहीं? बताइए साथियों संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा। तो देखिए संगमरमर का रासायनिक सूत्र आपका क्या हो जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या हो जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस बात को भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, इस बात को भी आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। चलेंगे प्रश्न संख्या 9 के बाद चलेंगे 10वां नंबर में। देखिए 10 आपका है, प्रश्न संख्या 10 आपका क्या है कि बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है बताइए। बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है? क्या CaCO3 होगा, या फिर CaOH का होल 2 होगा, या फिर CaO हो जाएगा, या फिर CaCl2 हो जाएगा। देखिए इसको कैल्शियम क्लोराइड बोलते हैं, इसको कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, इसको कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। बताइए साथियों बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या हो जाएगा। तो देखिए साथियों बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाता है। क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाता है। और इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप लोग अपना स्कोर को काउंट करते चलेंगे। 10 के बाद 11वां प्रश्न में चलेंगे। देखिए 11वां प्रश्न आपका क्या है कि पौधों में भोजन किस रूप में संचित रहता है बताइए। पौधों में भोजन किस रूप में जमा रहता है? क्या आपका ग्लूकोज के रूप में जमा रहता है, या फिर फ्रक्टोज के रूप में, या स्टार्च के रूप में, या प्रोटीन के रूप में? बताइए साथियों पौधों में भोजन किस रूप में संचित रहता है। तो देखिए पौधों में जो भोजन है ना साथियों वो आपका किसके रूप में? स्टार्च के रूप में। ध्यान रखिए किसके रूप में? स्टार्च। मिचेल स्टार्क नहीं बल्कि क्या? स्टार्च के रूप में। तो साथियों इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बताइए आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है। देखिए आप लोगों के लिए हम लोग हर तरह का उपाय लेके आते हैं हर दिन कंटिन्यू क्लास होता है, उसके बाद फिर हर संडे को हम लोग क्या करते हैं? फटाफट रिवीजन करते हैं ताकि आप चीज़ों को भूलें ना, और आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो साथियों। चलेंगे अगला प्रश्न क्या है आपका। देखिए आयल गैस किसका मिश्रण है। देखिए आयल गैस को ना आप इस तरह समझिए, इसको LPG कहा जाता है। इसी को क्या कहा था? LPG कहा जाता है। अब LPG तो आप समझिए लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस किसका मिश्रण है? क्या आपका ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिश्रण है साथियों, या संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है, या फिर आपका कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का मिश्रण है, या फिर आपका हाइड्रोजन और हीलियम का मिश्रण है। तो देखिए साथियों जो आपका LPG है जिसको आयल गैस कहा जाता है, ये आपका किसका मिश्रण है? ये आपका संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। किसका? संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का ये आपका मिश्रण हो जाएगा। इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलेंगे 12 के बाद प्रश्न संख्या 13 में चलेंगे। देखिए 13 आपका बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद मुख्यालय कहाँ है बताइए। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद मुख्यालय कहाँ स्थित है बताइए। क्या नई दिल्ली में स्थित है, या मुंबई में स्थित है, या फिर चेन्नई में स्थित है, या फिर बेंगलुरु में स्थित है? बताइए साथियों कहाँ पे स्थित है। तो देखिए आपका जो वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद मुख्यालय है ये कहाँ है साथियों? ये आपका नई दिल्ली में। कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलेंगे 13 के बाद प्रश्न संख्या 14 में चलेंगे। देखिए 14 आपका क्या है कि कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बताइए कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या आपका विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के? बताइए साथियों कौन निभाता है महत्वपूर्ण भूमिका। तो देखिए साथियों जो आपका विटामिन के है, विटामिन के ये क्या करता है? रक्त का थक्का जमाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इस सवाल का आपका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा साथियों? डी हो जाएगा। चलेंगे 14 के बाद प्रश्न संख्या 15 में चलेंगे। देखिए 15 आपका क्या है कि घाव भरने के लिए किस विटामिन का प्रयोग किया जाता है। बताइए घाव भरने के लिए किस विटामिन का प्रयोग किया जाता है। क्या विटामिन के, या फिर विटामिन बी, या फिर विटामिन सी, या फिर विटामिन ई? बताइए साथियों घाव भरने के लिए किस विटामिन का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए साथियों घाव भरने के लिए विटामिन सी, किसका? विटामिन सी का प्रयोग किया जाता है। विटामिन सी का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? घाव भरने के लिए विटामिन सी का प्रयोग किया जाता है। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलेंगे 15 के बाद 16वां प्रश्न में चलेंगे। देखिए 16वां प्रश्न आपका क्या है। देखिए आप लोग ये नहीं सोचिएगा कि आज हम लोग एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहे हैं। आज है आपका संडे, और संडे को है आपका फटाफट रिवीजन, और फटाफट रिवीजन में हम लोग एक्सप्लेन नहीं करेंगे साथियों। देखिए अगला प्रश्न है कि अनार का रंग लाल किसके कारण होता है। बताइए अनार का रंग लाल किसके कारण होता है। क्या क्लोरोफिल के कारण, या फिर एंथोसाइनिक के कारण, या फिर कैरोटीन के कारण, या फिर बीटा कैरोटीन के कारण? तो देखिए साथियों अनार का रंग जो लाल होता है वो आपका होता है किसके कारण? एंथोसाइनिक के कारण। किसके कारण? एंथोसाइनिक। इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलेंगे 16 के बाद 17वां प्रश्न में चलेंगे। देखिए 17वां प्रश्न आपका है कि
विद्युत विभव मापा जाता है? बताइए, क्या उसको आमीटर से मापा जाता है, या बैरोमीटर से मापा जाता है, या अल्टमीटर से मापा जाता है, या वोल्ट मीटर से मापा जाता है? बताइए साथियों। तो देखिए, विद्युत विभव जो है वो किससे मापा जाता है साथियों? वोल्ट मीटर से। किससे? वोल्ट मीटर से मापा जाता है। विद्युत विभव को किससे मापा जाता है? वोल्ट मीटर से मापा जाता है। इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलेंगे इसके अगले प्रश्न में, प्रश्न संख्या 18। देखिए 18 आपका क्या बोल रहा है कि साबुन का बुलबुला गोल क्यों होता है? बताइए, क्या पृष्ठ तनाव के कारण, या फिर घनत्व के कारण, या फिर आंतरिक बल के कारण, या इनमें से कोई नहीं? बताइए साथियों, साबुन का बुलबुला गोल क्यों होता है? तो देखिए, साबुन का बुलबुला जो है वो आपका सरफेस टेंशन, जिसको पृष्ठ तनाव कहा जाता है, इसी के कारण गोल होता है साथियों। इसके कारण साबुन का बुलबुला जो है पृष्ठ तनाव के कारण गोल होता है। और इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साथियों। चलेंगे इसके बाद अगले प्रश्न में। बोले मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोगों को? इसके बाद चलेंगे अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या है? 19वां प्रश्न कि लैंगिक जनन में कौन सा कोशिका विभाजन होता है? बताइए, क्या उसमें समसूत्री होता है, या फिर अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है, या फिर कोशिका द्रव्य विभाजन होता है, या फिर समसूत्री तथा अर्धसूत्री दोनों होता है? तो देखिए साथियों, जो लैंगिक जनन है ना, इसमें कैसा कोशिका विभाजन होता है? तो इसमें अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है। कैसा? अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है। इस बात को आप लोग नोट कर लीजिएगा। और इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी तरह से आप लोग मेहनत करते चले और आप लोग को अपने शरीर में वर्दी का जो सपना है उसको पूरा करना है साथियों। देखिए अगला प्रश्न आपका है कि थोरियम जो है वो पाया जाता है। थोरियम कहाँ पाया जाता है? किसमें? क्या मोनाजाइट में पाया जाता है, या फिर लिग्नाइट में पाया जाता है, या क्रोमाइट में पाया जाता है, या डोलोमाइट में पाया जाता है? बताइए साथियों, थोरियम किसमें पाया जाता है? तो देखिए साथियों, इस सवाल का आपका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी थोरियम कहाँ पाया जाता है? मोनाजाइट में। कहाँ पे? मोनाजाइट। क्या हो जाएगा? मोनाजाइट। इस सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साथियों। इसके बाद चलते हैं 20 के बाद चलते हैं साथियों 20 के बाद 21वां प्रश्न। देखिए, हालांकि आपको प्रश्न देखने में आसान लगते हैं और एग्जाम में भी ना आसान ही प्रश्न पूछे जाते हैं, इतना आप लोग को घबराना नहीं है। देखिए क्या है कि बेरी बेरी रोग होता है क्या आपका? विटामिन सी के कारण, विटामिन बी के कारण, विटामिन डी के कारण, विटामिन ए के कारण। तो देखिए साथियों, बेरी बेरी, इसको अगर आप लिखिएगा ना BERI तो ध्यान रखिएगा, बहुत आसान है। बेरी बेरी किसके कारण होता है? विटामिन बी के कारण होता है। किसके कारण साथियों? विटामिन बी फॉर बेरी बेरी, बी फॉर बेरी बेरी, इस तरह आप ध्यान रख सकते हैं। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों। चलेंगे 21 के बाद 22वां प्रश्न में चलेंगे। देखिए 22वां प्रश्न आपका है कि आँख पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? क्या आँख पर आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब बनता है, आभासी एवं उल्टा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक एवं उल्टा बनता है, या वास्तविक एवं सीधा बनता है? बताइए साथियों, आँख पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो देखिए हमारी आँखों पर कैसा प्रतिबिंब बनता है साथियों? वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनता है। कैसा? वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनता है साथियों। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलेंगे 22 के बाद 23वां प्रश्न में चलेंगे। देखिए 23वां प्रश्न आपका है कि आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया? बताइए, आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया? क्या मोस्ले चाचा ने, या फिर मैंडलिफ ने, या फिर डोबे नेयर ने, या फिर आपका इनमें से कोई नहीं? तो देखिए साथियों, आधुनिक जो आवर्त नियम है उसका प्रतिपादन किसने किया था? वो आपका मोस्ले चाचा ने किया था। किसने? मोस्ले चाचा ने किया था। तो इस सवाल का आपका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलेंगे 23 के बाद 24वां प्रश्न में चलेंगे। देखिए आप लोगों को पेन कॉपी लेके बैठना है और आप लोगों का अपना स्कोर काउंट करते चलना है। देखिए अगला प्रश्न साथियों कि भारी जल का प्रयोग किया जाता है। देखिए भारी जल का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? तो भारी जल का प्रयोग क्या आपका थर्मल पावर प्लांट में किया जाता है, या फिर हाइड्रो पावर प्लांट में किया जाता है, या फिर इस्पात उद्योग में किया जाता है, या फिर न्यूक्लियर रिएक्टर में किया जाता है? बताइए साथियों। तो देखिए भारी जल का जो आपका प्रयोग है वो आपका किस में किया जाता है साथियों? वो आपका किया जाता है न्यूक्लियर, किसमें? न्यूक्लियर रिएक्टर में किया जाता है। ध्यान रखिए, किसमें? न्यूक्लियर रिएक्टर में किसका प्रयोग किया जाता है? भारी जल का प्रयोग किया जाता है। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलेंगे इसके बाद अगले प्रश्न में चलेंगे। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या है कि चींटी के काटने पर दर्द होने का कारण क्या है? क्या उसमें फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, या फिर एसिडिक अम्ल पाया जाता है, या नाइट्रिक अम्ल पाया जाता है, या कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है? बताइए साथियों, चींटी के काटने पर दर्द जो होता है क्या कारण है? तो देखिए साथियों, चींटी के काटने पर जो दर्द होने का कारण है उसमें क्या पाया जाता है साथियों? उसमें फॉर्मिक अम्ल। कौन सा अम्ल? फॉर्मिक अम्ल, या फिर इसी को मेथेनोइक अम्ल भी कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है साथियों? मेथेनोइक अम्ल भी कहा जाता है। इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए हम लोग 25 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिए, अब यहाँ से और
और 25 क्वेश्चन बचे हुए हैं। फटाफट आप लोग इसी तरह से अपना स्कोर को काउंट करते चले और अंत में आप लोग को बताना है साथियों कि आप लोग का स्कोर कितना हुआ और आप लोग की तैयारी कैसी है। तो चलिए अगला प्रश्न है कि जर्मन सिल्वर बना होता है। बताइए जर्मन सिल्वर किसका बना होता है? क्या कॉपर, टिन और जिंक का बना होता है, या फिर जिंक, निकेल और टिन का बना होता है, या फिर कॉपर, जिंक तथा निकेल का बना होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए साथियों आपका जो जर्मन सिल्वर है वो किसका बना होता है? तो देखिए साथियों जर्मन सिल्वर जो है वो आपका कॉपर, जिंक तथा निकेल का बना होता है। किसका? कॉपर, जिंक तथा निकेल का बना होता है। कौन? आपका जर्मन सिल्वर। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा साथियों। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलेंगे 26 के बाद 27वां प्रश्न में चलेंगे। देखिए 27वां प्रश्न आपका क्या है कि लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? क्या आपका लाइपेज है, या एमाइलेज है, या ट्रिप्सिन है, या फिर लाइसोजाइम है? बताइए साथियों लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो देखिए साथियों लार में आपका पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो आपका एमाइलेज है। कौन है साथियों? एमाइलेज है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। एमाइलेज आपका किस में पाया जाता है? लार में पाया जाता है। और इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलेंगे 27 के बाद प्रश्न संख्या 28 में चलेंगे। देखिए 28 आपका क्या बोल रहा है? प्रश्न संख्या 28 कि हड्डी के बीच रिक्त स्थानों में क्या होता है? बताइए जो हड्डी है उसके बीच जो रिक्त स्थान होता है उसमें क्या होता है? क्या वो रक्त कोशिका होता है, या फिर बोन मेरो होता है, या फिर रिक्त स्थान होता है, या फिर मांसपेशी होता है? बताइए साथियों इस सवाल का जवाब दीजिए आप लोग। तो देखिए हड्डी के बीच जो रिक्त स्थान होता है ना उसको क्या बोला जाता है साथियों? उसको बोन मेरो कहा जाता है। क्या कहते हैं? बोन मेरो कहा जाता है। बोन मेरो के नाम से जाना जाता है। इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलेंगे 28 का 29वां प्रश्न में चलेंगे। देखिए 29वां प्रश्न आपका क्या है कि लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा है? क्या पिटवा लोहा है, या फिर पिग आयरन है, या स्टील है, या फिर कास्ट आयरन है? तो देखिए साथियों लोहे का जब भी शुद्धतम रूप पूछे तो कौन सा हो जाएगा? आपका पिटवा लोहा हो जाएगा। कौन हो जाएगा? पिटवा लोहा। पिटवा लोहा ये क्या होता है? लोहे का आपका शुद्धतम रूप हो जाता है। इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलेंगे 29 के बाद 30वां प्रश्न में चलेंगे। देखिए 30वां प्रश्न आपका क्या है कि निम्न में से कौन सा शरीर का अंग या फिर ग्रंथि शरीर के तापमान के नियमन के लिए उत्तरदायी है? बताइए हमारे शरीर का टेम्परेचर को कौन कंट्रोल करने का काम करता है? क्या आपका हाइपोथैलेमस, या फिर एड्रिनल, या फिर थायराइड, या फिर पिट्यूटरी? फटाफट आप लोग जवाब दीजिए साथियों। तो देखिए इस सवाल का आपका जवाब क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका हाइपोथैलेमस। कौन हो जाएगा साथियों? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या करता है? शरीर में जो तापमान है उसको नियंत्रण करने का काम करता है। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साथियों। चलेंगे इसके बाद अगले प्रश्न में। आप लोग इसी तरह से बने रहे हमारे साथ। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या है कि कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? बताइए क्या आपका न्यूटन और आइंस्टीन साहब ने दिए थे, या फिर स्लाइडेन और स्वान साहब दिए थे, या फिर रदरफोर्ड और बोर ने दिए थे, या फिर हुक और लीवेनहॉक ने दिए थे? तो बताइए साथियों कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? तो देखिए कोशिका का सिद्धांत आपका कौन? आपका स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। कब? 1838 या 39 में स्लाइडेन और स्वान साथियों। तो इस सवाल का आपका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप लोग ध्यान रखिएगा। चलेंगे 31 के बाद 32वां प्रश्न में चलेंगे। देखिए 32वां प्रश्न आपका है पूछा क्या है कि चालिनी कोशिका किसे कहा जाता है? बताइए चालिनी कोशिका किसे कहते हैं? क्या जाइलम को कहते हैं, फ्लोएम को कहते हैं, एपिडर्मिस को कहते हैं, या फिर पेरिसाइकल को कहते हैं? बताइए साथियों चालिनी कोशिका किसे कहा जाता है? तो देखिए साथियों चालिनी कोशिका आपका किसको कहा जाता है? किसको? फ्लोएम को चालिनी कोशिका के नाम से भी जाना जाता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। फ्लोएम को क्या कहा, किस नाम से जाना जाता है? चालिनी कोशिका के नाम से फ्लोएम को भी जाना जाता है। तो इस सवाल का आपका जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलेंगे 32 के बाद 33वां प्रश्न में चलेंगे। देखिए 33वां प्रश्न आपका क्या है कि पृथ्वी का प्लायन वेग कितना होता है? बताइए इसके वेलोसिटी कितना होता है साथियों? क्या 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, या फिर 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड, या फिर 29.8 किलोमीटर पर सेकेंड? तो देखिए साथियों पृथ्वी का जो प्लायन वेग है ना वो आपका क्या हो जाता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड हो जाता है। क्या होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ये क्या होता है? आपका पृथ्वी का प्लायन वेग होता है। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलेंगे 33 के बाद 34वां प्रश्न में चलेंगे। क्या आपका कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? बताइए इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? क्या आपका रदरफोर्ड ने की थी, या जे थॉमसन ने की थी, या फिर नील्स बोर ने की थी, या फिर जेम्स चैडविक ने की थी? तो बताइए साथियों कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो देखिए साथियों इलेक्ट्रॉन की खोज की जब भी बात करें वो आपका कौन हो जाएगा? जे थॉमसन हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? जे थॉमसन ने क्या की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। इस सवाल का आपका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलेंगे 34 के बाद चलेंगे 35वां प्रश्न में। देखिए 35वां प्रश्न आपका है कि इनमें से
कौन सा सोडियम नाइट्रेट का सूत्र है। सोडियम नाइट्रेट का सूत्र पूछा है तो देखिए पहला जो आपका सोडियम क्लोराइड है, दूसरा सोडियम नाइट्रेट है, तीसरा पोटेशियम नाइट्रेट है, चौथा सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो आपको बोला था कि कौन सा सोडियम नाइट्रेट का सूत्र होगा साथियों, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा NaNO3 सोडियम नाइट्रेट NaNO3। यानी इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा साथियों, क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलेंगे 35 के बाद 36वां प्रश्न में चलेंगे। देखिए 36वां प्रश्न आपका है कि जी का मान कितना होता है, जी का मान कितना होता है, क्या 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या फिर 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर या फिर 3.14 या फिर 8.31 जूल पर मोलकुल। बताइए साथियों। तो देखिए जी का मान कितना हो जाता है साथियों, तो जी का मान 6.67 गुना 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा साथियों, ये कैपिटल जी का मान हो जाएगा। और इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, क्या होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलेंगे इसके बाद अगले प्रश्न में 36 के बाद 37वां प्रश्न में क्या बोला आपको कि मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ने वाला उत्तक क्या कहलाता है। बताइए मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ने वाला उत्तक क्या कहलाता है, क्या नस कहलाता है या लिगामेंट कहलाता है या कार्टिलेज कहलाता है या टेंडन कहलाता है। बताइए साथियों इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा। तो देखिए मांसपेशियों को जब भी अस्थि से जोड़ने वाली बात करें तो क्या हो जाएगा साथियों, आपका टेंडन हो जाएगा, क्या हो जाएगा टेंडन, या फिर इसी को कंडरा भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसको कंडरा भी कहा जाता है। इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, क्या होगा साथियों ऑप्शन डी हो जाएगा। चलेंगे इसके बाद 37 के बाद 38वां प्रश्न में चलेंगे। देखिए 38वां प्रश्न आपका है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। बताइए सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, क्या सल्फ्यूरिक अम्ल जिसको अम्लों का राजा कहा जाता है, या फिर नाइट्रिक अम्ल पाया जाता है, या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो हमारे आमाशय में पाया जाता है, या फिर एसिटिक अम्ल। तो देखिए प्रिय साथियों आपका सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिरका में आपका एसिटिक अम्ल। क्या साथियों एसिटिक अम्ल किसमें पाया जाता है, आपका सिरका में पाया जाता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। और इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, क्या होगा साथियों डी हो जाएगा, 38 का डी हो जाएगा। चलेंगे 38 के बाद 39वां प्रश्न में चलेंगे। देखिए क्वेश्चन आंसर उस पार चले गया, कोई बात नहीं। देखिए प्रश्न क्या आपका सुबेरिन पौधे के किस भाग में पाया जाता है। सुबेरिन जो है पौधों के किस भाग में पाया जाता है आप लोग को बताना है। तो देखिए ऑप्शन देखते हैं, क्या जड़ में पाया जाता है, क्या जड़ में पाया जाता है, या फिर पत्तियों में पाया जाता है, या फिर कोम्पल में पाया जाता है, या फिर परडर्म यानी कॉमम छाल में पाया जाता है। तो देखिए साथियों जो सुबेरिन जो है ना वो आपका कहाँ तना, वो जो छाल होता है ना वो छाल में पाया जाता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा साथियों, क्या हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलेंगे इसके बाद अगले प्रश्न में। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या है कि ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम जिस संरक्षण नियम के ऊपर आधारित है वो कौन है। क्या वो आपका ऊर्जा का नियम है, या फिर आपका द्रव्यमान का नियम है, या फिर संवेग का है, या फिर आवेग का है। तो देखिए साथियों ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है वो जिस संरक्षण के नियम पर आधारित है वो आपका क्या है, ऊर्जा संरक्षण का नियम। क्या साथियों ऊर्जा संरक्षण का नियम, किसका नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम। इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा साथियों, क्या होगा ए हो जाएगा। इन सभी बातों को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलेंगे इसके बाद अगले प्रश्न में, आप लोग अपना स्कोर काउंट करते चले। यहाँ देखिए थोड़ा पीडीएफ में दिक्कत हो गया है, कोई बात नहीं। देखिए अगला प्रश्न है कि वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है। वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होगा। ऑप्शन देखते हैं, क्या आपका 1.001 यानी 1.0001, या फिर 1.0003, या फिर 1.001, या फिर 1.003। तो देखिए साथियों वायु का जो निरपेक्ष अपवर्तनांक वो कितना हो जाता है आपका 1.0003 हो जाता है। कितना होता है साथियों 1.003 हो जाएगा। और इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा साथियों, क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलेंगे इसके अगले प्रश्न में, आप लोग अपना स्कोर काउंट करते चले। देखिए 42वां प्रश्न आपका है कि वर्षा की बूंदें गोलाकार किस कारण से होती है। बताइए वर्षा की बूंदें गोलाकार किस कारण से होती है, क्या पृष्ठ तनाव के कारण, या फिर वाष्प के कारण, या फिर ठंडा होने के कारण, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए साथियों वर्षा की बूंदें जो है वो गोलाकार क्यों होती है, वो आपका सरफेस टेंशन के कारण। किसके कारण, सरफेस टेंशन जिसको पृष्ठ तनाव कहा जाता है। पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है। और इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए 42 प्रश्न हो गया, आप लोग अपना स्कोर को काउंट करते चले। और इसके बाद और मात्र 8 प्रश्न बचे साथियों। चलिए 43वां प्रश्न। देखिए लास्ट में थोड़ा पीडीएफ में दिक्कत आ गया, कोई बात नहीं। क्या बोला है कि मानव में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है। बताइए मानव में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है। अब ऑप्शन में आते हैं, क्या आपका क्रोमोसोम की संख्या 44 है,
या फिर क्रोमोसोम की संख्या 46 है, या फिर क्रोमोसोम आपका 23 जोड़ा है, या फिर ऑप्शन नंबर डी 82। तो देखिए साथियों, क्रोमोसोम की संख्या बोला है, अगर जोड़ा बोलता तो हम लोग क्या इसमें भी टिक मारते, लेकिन संख्या सिर्फ अगर बोला है तो संख्या कितना हो जाएगा साथियों, आप सबको पता है कितना है, 46 है। मानव में क्रोमोसोम की संख्या कितना साथियों, 46 है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा और इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा साथियों। चलेंगे इसके बाद अगले प्रश्न में, इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न में। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या है कि डीएनए का पूरा नाम क्या है। डीएनए का पूरा नाम क्या है आप लोग को बताना है। क्या उसका पूरा नाम डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, या फिर डाई न्यूक्लिक एसिड, या फिर राइबोन्यूक्लिक एसिड, या फिर न्यूक्लिक एसिड। बताइए साथियों डीएनए का पूरा नाम क्या है। तो देखिए साथियों डीएनए का पूरा नाम क्या है, तो आपका हो जाएगा डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड हो जाएगा। तो 44 का आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद देखिए मात्र कुछ और सवाल बचे हैं, चलेंगे इसके अगले प्रश्न में। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या है कि पौधों की वृद्धि का हार्मोन कौन सा है। पौधों की वृद्धि का हार्मोन कौन सा है, आपको आंसर देखना है। क्या आपका साइटोकाइनिन है, या फिर आपका ऑक्सिन है, या फिर आपका जिब्रेलिन है, या फिर एथिलीन है। बताइए साथियों कि पौधों की वृद्धि का हार्मोन कौन सा है। तो देखिए वो आपका क्या हो जाएगा, ऑक्सिन जो है ये पौधों की वृद्धि का हार्मोन इसको कहा जाता है। ये आपका क्या हो जाएगा साथियों, इस सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी ऑक्सिन हो जाएगा। चलेंगे इसके बाद अगले प्रश्न में, अगले प्रश्न में चलेंगे साथियों। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या है, रुकिएगा आप लोग, कि रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि कौन सी है। बताइए रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि क्या आपका थायराइड है, या पिट्यूटरी है, या एड्रिनल है, या फिर पैनक्रियाज है। बताइए साथियों रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि कौन सी है। तो देखिए साथियों आपका रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि कौन हो जाता है, वो आपका हो जाता है एड्रिनल। कौन सा साथियों, एड्रिनल ग्रंथि। कौन सा, एड्रिनल ग्रंथि जो है ये रक्तचाप को आपका नियंत्रित करता है। और इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलेंगे इसके बाद अगले प्रश्न में चलेंगे फटाफट। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या है, लेंस बनने में प्रयोग नहीं किया जाता है। लेंस बनने में प्रयोग नहीं किया जाता है, किसका प्रयोग नहीं किया जाता आपको ध्यान रखना है। लेंस बनने में किसका प्रयोग नहीं किया जाता है। क्या पहला ऑप्शन है कांच का प्रयोग नहीं किया जाता है, या फिर आगे ऑप्शन सबको देखते हैं साथियों, कांच, या फिर देखिए प्लास्टिक का, या फिर प्लास्टिक, या फिर सिलिकॉन, या फिर मिट्टी। तो देखिए साथियों लेंस बनने में ना मिट्टी का कोई भी उपयोग नहीं होता है। लेंस बनने में आप ध्यान रखिएगा, मिट्टी का कोई भी उपयोग नहीं होता है। और इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलेंगे इसके अगले प्रश्न में। देखिए अगला प्रश्न आपका 48वां प्रश्न आपका, रुकिएगा, आज के सेशन का आपका 48वां प्रश्न साथियों फटाफट सीरीज में। देखिए पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। बताइए क्या जड़ द्वारा होता है, तना द्वारा होता है, रंध्र द्वारा होता है, या पत्तियों द्वारा होता है। तो देखिए साथियों पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, रंध्र द्वारा। इसको रंध्र को स्टोमाटा कहा जाता है। क्या कहते हैं साथियों, स्टोमाटा, रंध्र हो जाएगा। इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा साथियों। क्या ऑप्शन सी हो जाएगा। चलेंगे 48 का 50वां प्रश्न में। देखिए क्या पूछा आपको कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। बताइए देखिए निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है साथियों, तो आप ध्यान रखिएगा कितनी होती है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। कितना, 3 लाख। आगे ऑप्शन देखते हैं साथियों। देखिए आगे ऑप्शन देखिएगा, देखिए आपका लिखा हुआ है कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या फिर 3 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड, या फिर 3 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड, या फिर 3 × 10⁴ मीटर पर सेकेंड। तो देखिए साथियों निर्वात में जो प्रकाश की चाल है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। कितना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड साथियों, यानी 3 लाख हो जाएगा। इसको अगर आप बोलिएगा तो 3 लाख मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, 3 लाख मीटर पर सेकेंड हो जाएगा साथियों। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। चलेंगे इसके बाद अगले प्रश्न में चलेंगे। अगला प्रश्न देखिए 50वां प्रश्न और आज के सेशन का अंतिम प्रश्न, और 50वां प्रश्न। क्या बोला कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। बताइए पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। बताइए क्या आपका वेग प्राप्त की जाती है, या त्वरण प्राप्त की जाती है, या द्रव्यमान प्राप्त की जाती है, या बल प्राप्त की जाती है। बताइए साथियों। तो इस सवाल का आपका जवाब क्या हो जाएगा, क्या प्राप्त की जाती है, यानी मास, जिसको द्रव्यमान बोला जाता है। क्या साथियों, द्रव्यमान प्राप्त की जाती है। तो साथियों ये आज के सेशन का अंतिम प्रश्न था। बताइए अब आप लोग देखिए 50 जो हम लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, इस 50 में से आपका कितना स्कोर हुआ। देखिए आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा कि हर संडे को हम लोग सुपर फास्ट रिवीजन करते हैं। और इस रिवीजन में नो एक्सप्लानेशन सिर्फ हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। और आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा ना साथियों, वो आपके लिए उतना फ़ायदेमंद होने वाला है। तो बताइए आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा और आपका कितना स्कोर हुआ, वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद।